नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल के नए अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पावर व्यक्ति को भ्रष्ट बनाता है और असीमित पावर व्यक्ति को पूर्णतः भ्रष्ट कर देता है। देश सेवा बहुत ही सराहनीय कार्य है, किंतु जब यह सेवा स्वार्थ में बदल जाती है तब दिक्कत शुरू हो जाती है। हम क्या कह रहे हैं, ये रख संगीत के लिए, ये करते हैं हम लोग हल्दी के लिए। कैसा रहेगा मम्मी? कैसा चल रहा है सब कुछ? तैयारी कैसी है भैया जी? आज के अपॉइंटमेंट्स बताइए। सबसे पहले एक इनॉग्रेशन में जाना है, उसके बाद आईएएस ऑफिसर शर्मा जी के साथ लंच है क्लब हाउस में, उसके बाद वृक्षारोपण समारोह के लिए चैरिटी ट्रस्ट में जाना है और वहां पर आपको ये स्पीच देनी है। एक बार देख लीजिए। पांडे जी, आप विजय जी को आज रात घर रहने देंगे या नहीं? अरे भाई, आप पांडे जी की क्लास क्यों ले रही हैं? अरे क्योंकि हमें यही लग रहा है कि आप बिल्कुल भूल चुके हैं कि आपकी बिटिया नुपुर की शादी है कुछ दिनों में। कितनी तैयारियां करनी है। हाँ पापा, आपको एक दिन तो देना ही पड़ेगा। मुझे संगीत के लिए लहंगा लेना है और आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप आज मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे। पांडे जी, सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कीजिए, निकलिए ऑफिस के लिए। भैया जी, इतने सारे अपॉइंटमेंट। निकलिए ऑफिस के लिए। जी थैंक यू पापा। लो बेटा। नुपुर जी क्या करें आपके लिए, बताइए। गाड़ी निकालो। मैंने इतने सारे ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं पर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। आप बताओ ना, ये वाला, इन दोनों में? पापा, फिर से पांडे जी का फोन। पांडे जी, मना किया था ना आपको। ठीक है, आते हैं हम। चलो जल्दी। ये क्या हरकत है शाइना? अरे कोई दुआ सलाम नहीं करेंगे हमें आज? मुद्दे की बात करो। हमारे घर तक कैसे पहुंच गई? क्यों, को डर लग गया कहीं आपकी बीवी को ना पता चल जाए? देखो शाइना, हम हर महीने तुमको मोटी रकम देते हैं, पार्टी में तुम्हारी पोजीशन बना के रखी है, तुम्हारे घर का पूरा ख्याल रखते हैं। और क्या चाहिए तुमको? मुझे आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए। पर आप तो बिजी हैं अपनी गर्लफ्रेंड में। हमें तो डर है कहीं आप हमें रिया के चक्कर में छोड़ ही ना दें। जरूर छोड़ देंगे अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो। अरे रिया हमारी बेटी से कुछ ही साल बड़ी है, आरटीआई एक्टिविस्ट है और जनता के सेवक होने के नाते हम उसकी मदद कर रहे हैं जैसे दूसरों की करते हैं। आप शायद भूल रहे हैं, 6 साल पहले मैं भी आपको एज ए सोशल वर्कर मिली थी। कैसे मदद की थी आपने मेरी? बिस्तर पे मेरे कपड़े होते। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए बस। ओके, वीकेंड पे आते हैं। पक्का आएंगे ना? प्रॉमिस। एक और प्रॉमिस चाहिए कि आप रिया से बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अच्छा, प्रॉमिस रिया से नहीं मिलेंगे। अब तो खुश हो? त्रिपाठी जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। रिया चौधरी पढ़ी लिखी लड़की है, पेशे से वकील है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, वो लॉ का A to Z सब जानती है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं भाई? अपनी पार्टी की क्लीन इमेज को बचाने के लिए। आपने शायद गौर नहीं किया, उसने जितने लोगों को एक्सपोज किया है सब के सब अपोजिशन पार्टी के हैं। और अपनी पार्टी के मेंबर्स के क्या? वो मुझ पे ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आप इसमें उसकी मदद नहीं कर रहे हैं क्या?
शर्मा जी, आपके ऊपर उसने कोई केस किया है? हमें नहीं मालूम था, हम बात करते हैं उससे। एक बात तो माननी पड़ेगी कि उसने अगर किसी पे भी केस किया है, बेशक हमारी पार्टी के क्यों ना हो, करप्ट तो थे ही। और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि उसने अपोजिशन पार्टी को टारगेट किया है। त्रिपाठी जी, वैसे मानना पड़ेगा इनको, दोनों तरफ से खेल रहे हैं ये। एक तरफ तो आरटीआई के नाम पर उस लड़की की मदद से अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी लड़की के साथ बिस्तर पर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। शर्मा जी, ये सब क्या है? अपनी भाषा पर कंट्रोल रखिए। और आप, वो लड़की, क्या नाम उसका, रिया, उसको जाकर कहिए हमारी पार्टी के लोगों के बीच में ताक झांक बंद करे। क्लियर? और हाँ, एक आखिरी बार हम और बोलेंगे विजय श्रीवास्तव जी, अगर हम फंसे ना तो आपकी वो लौंडिया और आप दोनों खतरे में आ जाएंगे। राहुल, हाँ माँ। बेटा दूध पी ले, वरना ठंडा हो जाएगा। अरे ये क्या हुआ? अगर यही सब करते रहोगे तो अपने गोल तक कैसे पहुंचोगे बेटा? अरे माँ, वो थोड़ा सा स्ट्रेस था, लेकिन अब ठीक हो गया। तुझे स्ट्रेस किस? अरे माँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। देखना, मैं एग्जाम में भी पास हो जाऊंगा और इंटरव्यू भी क्लियर कर लूंगा। क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, देखने एक दिन मैं कलेक्टर जरूर बनूंगा, बाबा का सपना जरूर पूरा करूंगा। ओम प्रकाश जी, आप समझाइए अपनी बेटी रिया को। अगर वो ऐसे जिद पे अड़ी रही ना, बहुत नुकसान होगा उसको भी और हमको भी। उसको समझाइए कि पवन शर्मा और बाकी लोगों के ऊपर से केस हटा ले। समझ रहे हैं ना आप? वाह विजय जी, क्या क्या सपने दिखाए थे आपने। क्या बोलते थे आप कि आप हम जैसे यंग और एक्टिव लोगों के साथ हैं, हमारे साथ मिलकर देश को बदलेंगे। देश का पता नहीं, लेकिन आपने अपने रंग जरूर बदल लिए। रिया बेटा। पापा प्लीज एक मिनट। क्या खूब इस्तेमाल किया है आपने मेरा, ऑपोजिशन वालों को ट्रैप करने के लिए। और जब आपकी पार्टी की बारी आई तो आप सोच रहे हैं कि मैं रुक जाऊं। निकल जाइए इसी वक्त मेरे घर से। बेटा निकलिए। क्या बोल रही है बेटा? ओपी जी, बहुत आग है आपकी बेटी के दिमाग में, बुझानी पड़ेगी। आप कुछ देर के लिए हम लोगों को अकेले छोड़ दीजिए, मैं समझाता हूँ। नहीं पापा, आप रुकिए। इस आदमी से मुझे कोई बात नहीं करनी है। नहीं, हम आते हैं, हम दवाई लेकर आते हैं बेटा, तुम बात कर। देखो तुम, चल तेरी आग बुझाते हैं। गेट लॉस्ट। चीप मैन, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे उस मनहूस फार्म हाउस में वापस चली जाऊंगी मैं? इतने झूठे वादे किए तुमने मुझसे, क्या से क्या बना दिया मुझे। बनाया तो तुम्हारा वीडियो भी हमने, भूल गई? ये देखो, 5 सेकंड में वायरल हो जाएगा। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी रेपुटेशन और तुम्हारा ये एक्टिविस्ट वाला टैग सब खत्म हो जाएगा। कितने दिनों के लिए जा रहे हो तुम इलाहाबाद? माँ, पहले ना एक एग्जाम है, उसके बाद 2-3 इंटरव्यूज, इसलिए ना एग्जैक्टली बता नहीं सकता कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है? आशीर्वाद दे माँ कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चलता हूँ। हाँ बोलो, क्या अपडेट है? अच्छा नहीं है भैया जी, उसके साथ हर रात फार्म हाउस पे
आधे घंटे में पहुंचने तैयार रहना। नहीं आऊंगी मैं। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं है, इसे मेरी वार्निंग समझ। थक गई हूँ तुझसे। अगर तूने मुझ पर और प्रेशर किया ना तो पुलिस में जाके सब कुछ बोल दूंगी। रिया, जो तू कर रही है ना, तेरी इज्जत का जुलूस निकालूंगा सबके सामने में। तुझे जो करना है तू कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? सही और गलत को समझने के हमारे नजरिए पर इस हद तक पर्दा डाल दिया गया है कि जब भी पावरफुल लोग हमारी कीमत पर स्वयं की स्वार्थ पूर्ति करते हैं तब हम चाहकर भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते। परिणाम स्वरूप मासूम और कानून की राह पर चलने वालों को इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इस सब में सबसे ज्यादा इस्तेमाल औरतों का होता है, क्योंकि कुछ पावर करप्ट लोग औरत को व्यक्ति नहीं वस्तु समझते हैं। मन भरने तक इनका इस्तेमाल करते हैं और मन भर जाने के बाद उन्हें अपने रास्ते से उठाकर अलग कर देते हैं। पूजा, जरा चेक करो। यस सर। सर, शी इज नो मोर। शर्मा, जरा गाड़ी की अच्छे से तलाशी लो। सब एरिया के पापा हैं। जी सर, जैसे ही पता चलता है मैं तुरंत आपको कॉल करता हूँ। जी, जय हिंद सर। सर, रिया एक मीटिंग के लिए जा रही थी जब एक बाइक सवार ने बड़ी बेरहमी से 5 राउंड फायरिंग की। सर, आई विटनेसेस का कहना है कि बाइकर ने एक हेलमेट पहना था जिसका वाइजर डार्क था और बाइक की नंबर प्लेट पूरी ब्लैक थी। सर, 5 बुलेट शेल्स मिल गए। इन सारी बुलेट शेल्स को फॉरेंसिक के लिए भेजो और पूजा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। शर्मा, जरा आसपास चेक करो, सीसीटीवी है क्या? अगर है तो फुटेज निकलवाओ। राइट सर। जल्दी जल्दी। सर, रिया चौधरी का मर्डर हो गया है। आपको क्या लगता है इस मर्डर के पीछे किसका हाथ हो सकता है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई है और इस बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जैसे ही कुछ ऐसा मिलेगा जो मीडिया के साथ शेयर कर सके, हम जरूर शेयर करेंगे। लेकिन सर, सवाल ये है कि इस मर्डर में अगर कोई नेता का नाम आता है तो क्या आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? देखिए, कानून की नजर में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, दोषी और निर्दोष। और इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा जरूर मिलेगी। रिया चौधरी एक जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट थी। रिया चौधरी बड़े बड़े नामों को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो क्या उनके मर्डर के पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल है? क्या अब इस मर्डर के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की सुई उन नामों पर जाएगी? बताइए। जय श्रीवास्तव को सजा मिलनी चाहिए सर। उसी ने मारा है मेरी बेटी को। विजय श्रीवास्तव? उसने क्या किया? सर, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। अरे पांडे जी, अरे भाई इसकी क्या जरूरत थी? हम तो जनता के सर्वेंट हैं, है ना? और जनता की सेवा करना हमारा फर्ज है। सर, एक फोटो चाहिए था। हाँ जरूर। विजय जानता था सर कि रिया उसके रुतबे की तरफ आकर्षित हो चुकी है। वो जानबूझ के धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। आरटीआई एक्ट, जिससे एक आम आदमी अपने राइट्स के लिए लड़ सकता है, उन पावरफुल लोगों को एक्सपोज कर सकता है। सर, मैंने आरटीआई फाइल की है, उसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, आप देख सकते हैं। विजय ने 2 साल पहले रिया से शादी का वादा किया था सर, लेकिन कभी वादा अपना पूरा नहीं किया। रिया को एहसास हो गया था सर कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया गया है। और रिया ने जब रिश्ता तोड़ना चाहा ना सर,
उसने। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे उस मनहूस फार्म हाउस में वापस चली जाऊंगी मैं? कितने झूठे वादे किए तुमने मुझसे, क्या से क्या बना दिया मुझे। बनाया तो तुम्हारा वीडियो भी हमने, भूल गई? ये देखो 5 सेकंड में वायरल हो जाएगा। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी रेपुटेशन और तुम्हारा ये एक्टिविस्ट वाला टैग सब खत्म हो जाएगा। ये विजय कौन से वीडियोस की बात कर रहा था? क्या वो सेक्स वीडियो थे? लेकिन एक पिता होने के नाते आपको उसे रोकना चाहिए था। जब तक मुझे एहसास हुआ सर, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पूरी तरीके से विजय के कंट्रोल में थी। इतना ही नहीं सर, मैं विजय के सामने अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाया, भीख मांगी मैंने। मैं आपके आगे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे क्या कर रहे हैं आप? उठिए उठिए उठिए। अरे आपका ऐसे गिड़गिड़ाना शोभा नहीं देता है। और रही रिया की बात, तो रिया हमारे फार्म हाउस इसलिए आती है क्योंकि उसे वहाँ की ताज़ी हवा पसंद है, वहाँ का व्यू पसंद है। उसी दिन रिया ने डिसाइड कर लिया था सर कि वो उसके सामने अपना सर नहीं झुकाएगी, उसे करारा जवाब देगी। मार दिया मेरी बेटी को उसने। ओम प्रकाश जी, मैं आपकी हालत समझता हूँ, लेकिन आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे ये पता चले कि विजय ने ही रिया को मरवाया है? ये कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? मैंने सब कुछ तो आपको बता दिया है। अरे उसके अलावा मेरी बेटी को और कौन मारेगा? वो लोग भी तो हो सकते हैं जिनके खिलाफ रिया ने आरटीआई फाइल की हुई थी। समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया सर। विजय एक पावरफुल नेता है, उसके ऊपर आप हाथ नहीं डालेंगे। ओम प्रकाश जी, आप ही थे जिन्होंने विजय जैसे आदमी को अपने घर में घुसने की इजाजत दी। कौन है इसका जिम्मेदार? पुलिस। और इन्वेस्टिगेशन सिर्फ विजय के खिलाफ नहीं होगी, उन सभी के खिलाफ भी होगी जिनके खिलाफ रिया ने आरटीआई फाइल की हुई थी। सबके पास मोटिव है। शर्मा, उन सभी नेताओं की कुंडली निकालो जिनके खिलाफ से रिया ने आरटीआई फाइल की थी। और ये ओम प्रकाश, इसकी भी पूरी डिटेल निकालो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ओम प्रकाश ने अपनी बेटी की प्रताड़ना को खत्म करने के लिए सब कुछ किया हो और सारा इल्जाम उस विजय पर डाल रहा हो? चल के इस विजय से मिलते हैं। रिया चौधरी एक जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट थी। रिया चौधरी बड़े बड़े नामों को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो क्या उनके मर्डर के पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल है? हेलो बंटी, बड़ी प्रशंसा हो रही है मीडिया में तुम्हारी। गुड जॉब। कुछ मिला कभी उसको? नहीं नहीं, अगर कुछ मिलेगा भी तो सीधा इशारा नेताजी की तरफ ही जाएगा। मैं और तुम बिल्कुल सेफ हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है। अच्छा, मेरा पैसा? पैसे रेडी हैं, जगह बताती हूँ। ठीक है। क्या रिया का मर्डर हो गया? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों, आपको नहीं पता? नहीं, हमारी बेटी की मेहंदी का फंक्शन था तो बिजी थे हम। आपको क्या लगता है इस हत्या के पीछे कौन जिम्मेदार है? रिया के फादर ने कहा है कि उसकी हत्या का ऑर्डर आपने दिया है, क्योंकि रिया ने आपकी एक्सप्लॉयटेशन और ब्लैकमेलिंग के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था, इसलिए। आप हमारे ही घर में खड़े होके हमारे ऊपर ये बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। आप ही बता दीजिए, रिया के साथ आपके कैसे ताल्लुकात थे? उषा दीक्षित, जो हेल्पिंग हैंड एनजीओ चलाती है, उसने हमें रिया से मिलवाया था और उसने कहा था कि उसकी लड़ाई में हम उसकी मदद करें। तो बस एक बार रिया से अपने ऑफिस में मिले थे हम। आरटीआई एक्ट, जिससे एक आम आदमी अपने राइट्स के लिए लड़ सकता है, उन पावरफुल लोगों को एक्सपोज कर सकता है। सर, हमें इस एक्ट के जरिए समाज को करप्शन फ्री समाज बना सकते हैं। वेरी गुड। रिया प्रतिभाशाली लड़की थी, हमारी पार्टी भी करप्शन के खिलाफ लड़ रही है, तो हमने रिया का साथ दिया। लेकिन रिया के फादर का ये कहना है कि आप ही हैं जो। देखिए, उनके फादर ऐसा क्यों कह रहे हैं हमें नहीं मालूम। ना तो हमने कभी रिया का फायदा उठाया और ना ही कोई ब्लैकमेल किया और ना ही कोई अश्लील वीडियो बनाया। आपको किसी पे शक है? पवन शर्मा जी हमारी पार्टी के ही हैं। रिया ने कुछ ही हफ्ते पहले उनके खिलाफ केस किया था और उन्हें लगता था कि रिया को हमने ये सब करने के लिए कहा है, और उन्होंने सबके सामने धमकी दी थी कि अगर हमने रिया को नहीं रोका तो हमारे लिए और रिया के लिए ठीक नहीं होगा। तो आप चाहें तो त्रिपाठी जी से पता कर सकते हैं, हमारी पार्टी के चीफ हैं वो। भैया जी, वो मेहंदी की रस्म के लिए भाभी जी बुला रही हैं आपको। और कोई सेवा?
जी फिलहाल तो नहीं, लेकिन केस में अगर कोई नई डेवलपमेंट हुई तो ज़रूर आएंगे आपके पास। जरूर। ये लो, ध्यान रखना, गन भी कहीं पर फेंक देना, और जब तक ये मैटर क्लोज नहीं हो जाता तब तक तुम कानपुर से गायब हो जाओ। ठीक है। काम अच्छे से हो गया। आदमी काम का है। सर, रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिया की मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई थी। रिया को गोली छाती और पेट पे लगी थी। सर, रिया सेक्सुअली एक्टिव थी, लेकिन फोर्स सेक्स के कोई साइंस नहीं है। उसकी डेथ ऑन द स्पॉट हो गई थी 3 जुलाई के तकरीबन 9:45 बजे। और सर, बैलिस्टिक के मुताबिक माउजर गन का इस्तेमाल किया गया था। माउजर? शहर के जितने भी गन सप्लायर हैं सबसे पता करो। यस सर। सर, कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। एक ही कैमरा है उस गली के एंड पर, वो भी काम नहीं करता। सर, मैंने उन सभी केसेस को बहुत अच्छे से चेक कर लिया है जिनमें रिया इन्वॉल्व थी। सर, पवन शर्मा के साथ बाकी सभी पॉलिटिशियंस और बिल्डर के पास रिया को मारने का मोटिव तो है। कोई और अपडेट है? सर, एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। एक ऐसा इंसान है जो रिया के साथ कनेक्टेड है, आरटीआई से नहीं बल्कि किसी और तरीके से। कौन? सर, विजय श्रीवास्तव की पीआरओ और सोशल वर्कर शाइना हुसैन। लोगों का कहना यह है कि शाइना हुसैन उसके लाइफ में दूसरी औरत है। तुम्हें कैसे पता चला? सर, विजय श्रीवास्तव का पुराना ड्राइवर अमित यादव, मेरी बात हुई उससे, पुलिस स्टेशन में ही है। बोलो। सर, हमारी 10 साल की नौकरी से हमें बेइज्जत करके निकाल दिया, वो भी उस काम के लिए जो हमने किया ही नहीं था। वो कैसे? साइना मैडम भैया जी से हमेशा शिकायत करती रहती थी कि भैया जी रिया को ज़्यादा वक्त देते हैं। भैया जी ने प्रॉमिस भी किया कि रिया से दोबारा नहीं मिलेंगे, लेकिन वो फिर भी मिलते रहे। हर दूसरे दिन रिया को भैया जी अपने फार्म हाउस पर ले जाते थे, और वहाँ क्या होता है वो तो सबको पता है। साइना मैडम को भी इस बात का पता चल गया, तो भैया जी को लगा कि साइना मैडम को हमने सब कुछ बताया है। इतनी छोटी सी बात के लिए वो हमें काम से निकाल दिए। सच बोल रहे हैं भैया जी, मैडम जी को कुछ नहीं बोले हैं हम। अच्छा, तुम्हारे भैया जी के सिर्फ यही 2 अफेयर हैं या पूरी लिस्ट है? भैया जी केवल भ्रष्ट ही नहीं बल्कि लड़कीबाज भी हैं। 5 साल पहले साइना मैडम थी, 2 साल पहले रिया आई तो उसके पीछे लग गए। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें ये पता है कि ये शाइना का खबरी कौन है? हमें लगता है पांडे जी। ये विजय श्रीवास्तव का पीए पांडे, वही ना? जी, साइना मैडम के बंगले पर हमने कई बार पांडे जी को आते जाते देखा है। तो पांडे जी का वहाँ होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भैया जी साइना मैडम से डायरेक्टली डील करते हैं। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? जी नहीं सर। ठीक है, फिलहाल तुम जाओ। ठीक है सर। शर्मा, ये शाइना और पांडे, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। अगर ये ड्राइवर अमित सच बोल रहा है तो हो सकता है विजय रिया को ब्लैकमेल कर रहा हो, उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हो, क्योंकि रिया के फादर ने भी हमें कहा था कि वो उसे सेक्स वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। साइबर सेल में जाओ और विजय का आईपी एड्रेस निकालो और चेक करो कि इसने ईमेल में या क्लाउड में इस तरह का कोई मटेरियल सेव करके तो नहीं रखा है। सर, मुझे राहुल को याद दिलाना है कि कुछ ही दिनों में आपकी पहली बरसी है। वैसे मुझे उसे याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम दोनों तो दिन रात उस दिन को ही याद करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कल की ही बात। गुरुजी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सब सब्जेक्ट एकदम आसान बना देते हो। तुमको समझ में आया जो आज हमने क्लास में? ठीक है, उसको फिर से रिवाइज कर लेना। प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्यों बे? बुढ़ापे में जवानी छा रही है तुझे? लड़कियों पे गंदी नजर डालता है, उनको गंदी नजर से देखता है। अरे कॉलेज में फ्रॉड करता है। हाँ, अरे आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। हम झूठ बोल रहे हैं? मेरी बहन झूठ बोल रही है। बता बेटा तेरे साथ क्या? बता। हमारी बहन बेटियों पे गलत नजर डालते हो। चलो पीछे, पीछे हो जाओ। चलो पीछे। देखो, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो, वरना मैं। वरना क्या? तू देवता है? राहुल ने ठान लिए कि वो आपको न्याय दिला के रहेगा, आपकी मौत को जाया नहीं जाने देगा।
देखो तुरंत ये एफिडेविट रेडी करो, मुझे जल्द से जल्द कोर्ट में सबमिट करना है, और कुछ भी हो मुझे फ़ोन करो। ओके। अच्छा, कानपुर कब वापस आ रहे हो? बस 1-2 दिन लगेगा। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक ठाक तो है? एंटीसिपेटरी बेल लेना होगा हमको। क्यों, क्या हुआ? एक मर्डर केस है, सस्पेक्ट बना दिया हमको। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो भैया जी, मैं प्रोसेस स्टार्ट करवा देता हूँ। ठीक है जी सर, मुझे अभी अभी पता चला। श्योर सर, जैन सर। सर, ये शाइना हुसैन और पीए पांडे पिछले कुछ महीनों से लगातार टच में है, और पिछले कुछ दिनों से ये शाइना एक हिस्ट्री शीटर बंटी सिंह से भी कांटेक्ट में है। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। इस केस में तो नए नए मोड़ आते जा रहे हैं। ये शाइना और पांडे को उठाओ, और साथ ही साथ ये बंटी, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराओ। सर। शाइना जी, अल्ताफ बंदूक वाला आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, कह रहा था बंदूक खरीदते वक्त आपने उसके साथ कोई बार्गेन ही नहीं किया। आप किस अल्ताफ की बात कर रहे हैं? और मैंने कोई भी गन खरीदने की कोई बात नहीं करी। वही गन की बात कर रहा हूँ जिस गन से रिया का मर्डर हुआ, ठीक वैसी ही गन आपने खरीदी थी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं है? और भला मैं रिया को क्यों मारने की कोशिश करूंगी? आपके कॉल रिकॉर्ड्स हैं, अच्छे से चेक कीजिए। बंटी सिंह एक हिस्ट्री शीटर, रिया के मर्डर से 1 हफ्ते पहले से आप उसके टच में थी, और रिया के मर्डर के कुछ घंटों बाद तुमने उसे कॉल किया था, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। मैडम, आपकी ये पीआर स्किल्स पुलिस स्टेशन में नहीं चलेंगे, सीधे सीधे बताइए वरना क्या इंस्पेक्टर, आप मेरे कनेक्शंस जानते नहीं अभी। ऐसी जगह ट्रांसफर करवाएंगे ना कि फैमिली की शक्ल दिखने को तरस जाओगे, समझे? मेरे पुलिस स्टेशन में मुझे धमकाएगा? रुक जाइए पांडे जी आप। सर मैं बताती हूँ, हाँ ये बात सच है कि मैंने रिया को मारने के लिए सुपारी दी थी। वो इसलिए क्योंकि रिया की वजह से विजय जी ने मुझसे मिलना बंद कर दिया था, और मुझे लगा कहीं वो मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर ही ना निकाल दे, इसलिए मैंने सोचा कि मुसीबत की जड़ कोई बाहर फेंक देते। चुप, बकवास कर रही है, भैया जी को फंसाने की साजिश कर रही है। हमने आपसे कहा ना, जब हम यहाँ पर हैं हमसे बात कीजिए, इसकी बात क्यों सुन रहे हैं आप? तू यहाँ बैठकर बकवास नहीं करेगा, तू ये बता कि तेरा इसके साथ अफेयर है या नहीं? क्या अफेयर? शर्मा, ये ऐसे नहीं बोलेगा, अपने तरीके से इसे उगलवाओ। चलिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा इसके साथ अफेयर है, और ये भी मानता हूँ कि भैया जी औरतों का इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। बहुत मज़ा आता है उनको, जब औरतें तड़पती हैं ना, बहुत एंजॉय करते हैं। विजय जी नहीं, प्लीज आज नहीं, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है। अच्छा, दर्द है तो तुम चिल्लाओगी तो और मजा आएगा हमको। नहीं विजय जी प्लीज। और वो अपने लोगों के साथ भी बुरा बर्ताव करते हैं, फिर चाहे वो उनके कितने भी वफादार क्यों ना हो। सच बोल रहे हैं भैया जी, मैडम जी को कुछ नहीं बोले हैं हम। अच्छा, तो तुमने अपने कर्मों की सजा यादव को भुगतने दी। इंस्पेक्टर साहब, ये लाइफ है, ये सब चलता रहता है, मगर सच्चाई ये है कि मेरा रिया के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। तुम सब मर्द ना एक जैसे होते हो। तुम इनको क्यों नहीं बताते कि विजय की खबर देने के लिए तुम मुझसे पैसे लिया करते थे? इवन रिया की खबर भी तुम बंटी और मुझे दिया करते थे। शर्मा, इन दोनों पे मर्डर की कॉन्स्पिरेसी का चार्जेस लगाओ और अपनी कस्टडी में रखो, और बंटी को जल्दी से जल्दी ढूंढो। जी सर, आइए। भैया जरा एक पान लगाना, बनारसी लगाना। कौन? रूम सर्विस, खाली प्लेट लेने आया हूँ। कितना लेट आएगा तू? अरे मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर, खड़े रहे चुपचाप। सर, ये बंदूक मिली। बंटी ने कहा कि उसने रिया का खून नहीं किया, वो रिया को अगले दिन मारने वाला था, लेकिन उसका कत्ल हो जाने के बाद शाइना को लगा कि बंटी ने अपना काम पूरा कर दिया है। बंटी को शाइना पहले ही 25,000 रुपए एडवांस दे चुकी थी, और अब काम हो जाने पर उसने बंटी को तय की हुई रकम यानी
1 लाख रुपए दे दिए, जिसे बंटी ने बिना कुछ कहे ले भी लिया। पुलिस की जांच में पता चला कि लेकिन बंटी के घर से जो गन मिली थी वो रिया के कत्ल में इस्तेमाल नहीं हुई थी। तो क्या इन दोनों हत्याओं के बीच में कोई लिंक था? अगर हां तो क्या था वो लिंक? लेकिन सर मुझे समझ में नहीं आ रहा इन दोनों में कनेक्शन क्या हो सकता है। श्याम गुजर तो एक गुंडा है जो कि रूलिंग पार्टी का मेंबर है और हफ्ता वसूलने के लिए बहुत फेमस है। काफी दिनों तक तड़ीपार भी था। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि एक ही गन 2 कातिलों ने अलग अलग लोगों को मारने के लिए किराए पर ली। पहले बंटी ने रिया को मारने के लिए, फिर किसी और ने श्याम को मारने के लिए। सर ऐसा होने के चांसेस तो कम है। सर न्यूज ऑन कीजिए। कानपुर शहर के जाने माने वकील मेहुल रस्तोगी की दिन दहाड़े दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आज उनके पार्थिव शरीर को कानपुर में लाया गया है। तो चलिए इस मौके पर विजय श्रीवास्तव जी का क्या कहना है जानते हैं। सच पूछिए तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेहुल अब हमारे बीच नहीं रहे। वो एक काबिल वकील होने के साथ साथ हमारे एक अच्छे दोस्त भी थे। इट्स अ बिग लॉस फॉर मी। शर्मा, दिल्ली पुलिस को फोन करो और पता करो मेहुल की कौन से गन से हत्या हुई है। पूछो कि कोई बुलेट शेल मिले हैं क्या, क्योंकि ये भी विजय का दोस्त था। इससे पहले रिया, उसका मर्डर हुआ, वो भी इसकी गर्लफ्रेंड थी। और वो श्याम, वो भी इसकी पार्टी का गुंडा था। तीनों का कनेक्शन इस विजय से है। हो ना हो इन तीनों मर्डर का कनेक्शन इस विजय के पास्ट से है। इसके पास्ट की पूरी कुंडली निकालो, बहुत बारीकी से जांच करो। चलो। जी सर, वो खुद देख रहा हूँ। ओके सर। सर 6 महीने पहले प्रोफेसर शशि ठाकुर के मर्डर केस में श्याम गुजर को बेल मिली थी। तो उस केस का इससे क्या संबंध है? सर मेहुल रस्तोगी वो वकील है जिसने श्याम गुजर को जेल से बाहर निकाला था। और तब इस मर्डर केस में एक नया नाम सामने आया था, विजय श्रीवास्तव। क्या? विजय श्रीवास्तव? जी सर, इस मर्डर केस में 2 और भी अक्यूज थे, भोला और गगन। सर दोनों की मौत कुछ महीनों पहले हो गई थी। ये भोला और गगन दोनों के दोनों सुपारी किलर थे और दोनों पे बहुत सारे मर्डर्स और किडनैपिंग के चार्जेस लगे हुए थे। वैसे तो देखने में ये दोनों मौतें एक्सीडेंट लग रही हैं, पर हो ना हो ये मर्डर भी हो सकते हैं। और अगर ये मर्डर हैं तो ये बदले की भावना से भी किए गए हो सकते हैं। हो सकता है शशि ठाकुर के परिवार का कोई सदस्य इसमें शामिल हो। सर शशि ठाकुर के परिवार के बारे में मैंने पता किया। प्रोफेसर शशि ठाकुर की मौत के बाद उस घर में अभी उनकी बीवी और बेटे रहते हैं। उन दोनों माँ बेटों को पुलिस स्टेशन में बुलाओ, तब तक मैं इस विजय श्रीवास्तव से मिलता हूँ। जी सर। ये सब झूठ है। शशि ठाकुर के मर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर शशि ठाकुर मर्डर केस में आपका नाम क्यों आया था? देखिए, शशि ठाकुर ने क्लेम किया था कि उसने एक बहुत बड़े स्कैंडल का भांडा फोड़ दिया है। गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी की एक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा फंड रिलीज किया था। उसका इल्जाम था कि वो फंड रिसर्च और स्पोर्ट्स में ना देके हमने अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज किया। बाद में कमेटी ने उस दावे को झूठा साबित कर दिया और उसके बाद मालूम पड़ा कि यूनिवर्सिटी के अकाउंटेंट से कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई थी। देखिए विजय जी, आप मेरी बात शायद समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे अभी अपनी जान की फिक्र होती। क्यों? वो इसलिए क्योंकि शशि ठाकुर मर्डर केस में जो तीनों अभियुक्त थे, भोला, गगन और श्याम, और वो मेहुल जिसने उन तीनों अभियुक्त को छुड़ाया था, जो आपका भी दोस्त था, सबकी मौत हो चुकी है। और आपकी गर्लफ्रेंड रिया, उसका भी मर्डर हो गया है। अब ये मत कहिएगा कि रिया आपकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि वो थी। रिया को क्यों मारा? उसका इससे क्या लेना देना था? क्योंकि रिया आपके करीब थी और शाइना को जब हमने पकड़ा तो उसने कहा कि रिया को मारने की सुपारी उसने दी थी। और जब हमने उस सुपारी किलर को पकड़ा तो उसका कहना था कि उसने रिया को नहीं मारा। 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि वो सही बोल रहा है, तो फिर रिया को मारने वाला कौन हो सकता है? वही आदमी जिसने बाकी सबको मारा है। आपके लिए वार्निंग है, सुरक्षित रहिए और चौकन्ना भी। सर बावसर गांव में शशि ठाकुर के घर में पिछले 1 साल से ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों ने बताया कि 1 साल पहले जब शशि ठाकुर की मौत हुई थी, माँ और बेटे तुरंत गायब हो गए।
वहाँ से आसपास से कोई नंबर वगैरह मिला क्या उनका? सर फ़ोन नंबर तो मिला, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से वो नंबर पिछले 1 साल से बंद पड़ा है। देखो शर्मा, ऐसे कोई गायब नहीं होता, कोई रीज़न होता है उसका। एक काम करो, आधार कार्ड और पैन कार्ड से उनको ट्रेस करने की कोशिश करो। देखो, यूनिवर्सिटी ने शशि ठाकुर को कोई ग्रेचुटी, कोई पेंशन तो दी होगी ना, और वो किसी अकाउंट में क्रेडिट हुई होगी, वहाँ से पता करो। माँ बेटे ज़रूर मिल जाएंगे। राइट सर। टीएचपी कॉलेज में स्टूडेंट ने लेट प्रोफेसर शशि ठाकुर की पहली बरसी पे एक सभा का आयोजन किया है। हम आपको बता दें कि 1 साल पहले शशि ठाकुर की कैंपस के बाहर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शशि ठाकुर अपने स्टूडेंट के बीच काफी पॉपुलर प्रोफेसर थे। नेताजी विजय श्रीवास्तव कल लखनऊ के लॉ कॉलेज के फाउंडेशन स्टोन का उद्घाटन करेंगे। ये लॉ कॉलेज उनके दोस्त मेहुल रस्तोगी की याद में बनाया जा रहा है, जिनकी हत्या दिल्ली। सर, शशि ठाकुर का एड्रेस मिल गया है। कहाँ का है? कानपुर का ही है, किदवाई नगर। चलो। ये आखिरी एग्जाम है माँ। अपना ख्याल रखना बेटा। एग्जाम खत्म होते ही आ जाऊंगा, 2 दिन में। उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे, पापा के सारे फेवरेट डिशेस खाएंगे। टेंशन मत लो माँ, ये एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलता हूँ। जी कहिए। आपके पति की मौत के सिलसिले में आपसे बात करनी है। शशि को पता चल गया था कि यूनिवर्सिटी के फंड्स को विजय श्रीवास्तव अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था, और आपके पति ने उस बात का खुलासा करने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो पहले विजय श्रीवास्तव से बात करने गए थे। ये भूल जाइए कि इस स्कैम में हम शामिल थे या नहीं थे, सिर्फ अपने भविष्य की चिंता कीजिए। अगर अभी का अभी इस मैटर को आपने नहीं क्लोज किया तो अपने करियर से और अपने जॉब से दोनों से हाथ धो बैठोगे। क्या कर रहे हो शशि? बस हो गया। मैंने वाइस चांसलर और सभी न्यूज़ चैनल्स को सारे प्रूफ सेंड कर दिए। अब देखते हैं किसके पास कितने दिन बचे। शशि, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? रचना, तुम चिंता क्यों कर रही? अच्छे लोगों के साथ सब अच्छा होता है। शशि की मौत एक प्लान मर्डर थी। उनके स्टूडेंट्स लोगों ने कातिलों को देख लिया और विटनेस बन गए। उनके बयान पर उन तीनों कातिलों को और साथ ही साथ विजय श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पर कोर्ट में हियरिंग के बाद उन स्टूडेंट्स के गवाह को बदल दिया गया। विजय श्रीवास्तव के वकील ने 100 नकली विटनेसेस तैयार किए और उनके बयान पर यह कहा गया कि वो तीनों कातिल अलग अलग राज्यों में थे, अलग अलग जगहों पर थे, और सारे एविडेंसेस मिटा दिए गए, सबको बरी कर दिया गया। आज वो सब अपने परिवार में बहुत खुश हैं, पर हमारा क्या? कौन कहता है कि वो सब खुश हैं? विजय श्रीवास्तव के अलावा सबकी मौत हो चुकी है, यहाँ तक कि उनके वकील मेहुल का भी मर्डर हो गया है। क्या? मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, पर सच कहूँ तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। उन्हें अपने कर्मों की सजा मिल गई। कर्मों की सजा नहीं मिली है, आपने और आपके बेटे ने मिलकर प्लान किया है, और प्लान करके मर्डर किया है सबका। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे मेरा बेटा तो कलेक्टर की तैयारियां कर रहा है। अच्छी बात है, तैयारी कर रहा है, लेकिन आप लोगों ने बाउसर क्यों छोड़ा? वो राहुल की यूपीएससी की एग्ज़ाम और कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जिनकी कोचिंग क्लासेस यहीं पर है, इसीलिए हम यहाँ शिफ्ट हो गए। अभी राहुल कहाँ है? वो एग्ज़ाम देने गया हुआ है। कहाँ? मुझे नहीं पता, और ना ही उसने मुझे कुछ बताया। आपको पूछना चाहिए था। आपका बेटा राहुल 5 मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट है। अगर उसे नहीं रोका गया तो वो छठा खून भी करेगा। सर, रचना से हमें राहुल का जो नंबर मिला था वो नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन 5 मर्डर्स के वक्त वो नंबर हर बार उसी लोकेशन पे एक्टिव था। ये देखिए सर, इसका तो एक ही मतलब बनता है, मर्डरर राहुल ठाकुर ही है, और उसके माँ के हिसाब से आज वो अपना लास्ट एग्जाम देने गया है।
लास्ट एग्जाम मतलब विजय श्रीवास्तव। ये हो ना हो राहुल विजय श्रीवास्तव को टारगेट करेगा, और विजय श्रीवास्तव जब लखनऊ में रैली के लिए खुले में बाहर आएगा तब वो उस पर हमला कर सकता है। शर्मा, एक काम करो, तुरंत लखनऊ के लिए निकलो, फिर राहुल का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। राइट सर। ये कौन से नंबर से कॉल कर रहा है तू मुझे? अरे वो माँ, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, इसलिए किसी और का फ़ोन लेके फ़ोन कर रहा हूँ। अच्छा, एग्जाम्स होगी तेरी? अब एग्ज़ाम तो कल है ना। एक काम कर, एग्जाम होते ही ना सितारा लॉज आ जाना, फिर रात को वहीं रुकेंगे और अगले दिन दार्जिलिंग के लिए निकल जाएंगे। क्या है ना, वो सितारा लॉज से स्टेशन नज़दीक है ना, इसीलिए। ये सब कब प्लान कर लिया तुमने? और दार्जिलिंग क्यों? तू ही तो चाह रहा था कि हम सेलिब्रेट करें, इसलिए मैंने सोचा कि हम दार्जिलिंग चल के सेलिब्रेट कर दें। ठीक है, जैसे आप कहो। अच्छा, रखता हूँ मैं अभी। ठीक है बेटा। कोई नजर आया? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं दिखा। अरे नेताजी आ गए। क्या शर्मा, ऐसे कैसे निकल गया वो? अगर वो भाग गया था तो उसका पीछा करना चाहिए था ना, उसका पकड़ा जाना कितना जरूरी है पता है ना तुम्हें? सर हम सब वहाँ उसे पकड़ने तो गए थे, हमारी पूरी प्लानिंग थी सर, लेकिन राहुल ने एन मोमेंट पर नकली विजय का चेहरा देख लिया और समझ गया, भाग गया वहाँ से। अब भाग गया तो अच्छा, ये तो श्योर हो ना तुम लोग, उसका चेहरा देखा था ना, वो राहुल ही था ना? नो सर, वी आर नॉट श्योर। सर उसने हेलमेट पहना हुआ था जिसका वाइजर ब्लैक था। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारी जान बचाई। अरे क्या कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए विजय जी, हमें आपका शुक्रिया नहीं, आपका कन्फेशन चाहिए। आपको डील याद है ना कि आप हमें अपना कन्फेशन देंगे, बदले में आपकी जान बचाएंगे। विजय जी, राहुल अभी भी बाहर घूम रहा है, पकड़ा नहीं गया है, और आपकी फैमिली को पूरा खतरा है। आप जो चाहें करें, बस हमारी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी चाहें करिए सर। ठीक है पूजा, इनका स्टेटमेंट लो और इनको अरेस्ट करो। यस सर, आइए। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। क्या? अरे क्या हुआ? एग्जाम अच्छा नहीं हुआ क्या? बहुत बुरा हुआ है माँ। कोई बात नहीं, दोबारा दे देना। मैंने ना खाने का ऑर्डर दिया हुआ है, बस अभी आता ही होगा। खाना खा के आराम कर लेना, ठीक लगेगा। लगता है खाना। कहाँ भाग रहा है? बदला लेने की आग में तूने इतने सारे कत्ल कर डाले। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि तू एग्जाम्स की आड़ में अपने पिता के कातिल का कत्ल करेगा। ये तो जब मुझे पुलिस ने सबूत दिखा तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तू ऐसा भी कुछ कर सकता है। इसलिए तुमने मुझे धोखा दे दिया। मैं आपका बेटा हूँ माँ। धोखा मैंने नहीं, तूने दिया है मुझे और अपने पिता को। तूने अपने पिता के कातिलों का कत्ल किया, तू भी एक कातिल है। मुझे माफ कर देना इन सब चीजों के लिए। ले जाइए इसे यहाँ से। चल। वाह! इस कहानी में हमने देखा कि दो औरतों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा था। एक जिसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो बुराई के खिलाफ खड़ी हो सके या अपनी आवाज उठा सके। वहीं दूसरी ओर शायना थी
जिसे पावर और पैसे की भूख थी, जिसकी वजह से वो खुद औरत होते हुए भी दूसरी औरत को मारने से भी नहीं चूकी। एक और औरत थी, रचना ठाकुर, जो अपने पति को खो चुकी थी, जिसके साथ गलत हुआ था, जिसके पास हर वो कारण था जिसकी वजह से वो सभी नियम कानून तोड़ सकती थी, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई और कानून का रास्ता अपनाया। हमारे देश को रचना जैसी बहादुर औरतें और माताओं की जरूरत है, और हमें यह समझने की जरूरत है कि गलत करना पाप है, पर गलत को सहन करना उससे भी बड़ा पाप है। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क के नए अध्याय शातिर क्रिमिनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। टेक्नोलॉजी के दौर में दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और इंटरनेट इसकी बेसिक जरूरत। इंटरनेट के अपने फायदे नुकसान हैं। हम हर संभव कोशिश करते हैं कि इसके फायदों को उठाते हुए नुकसानों से बचे रहें, मगर डार्कनेट इंटरनेट का वो हिस्सा है जो चुपचाप घात लगाकर हमारा शिकार करता है। इसका दखल हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा है कि हम किसी भी समय खुद को अपराध और अपराधियों के बीच में पा सकते हैं, या तो एक पीड़ित के रूप में या एक अपराधी के रूप में। हमारा आज का केस पंजाब में बसे हुए एक ऐसे ही शहर का है जो टेक्नोलॉजी के इस युग में धोखे के ऐसे ही जाल पर प्रकाश डालता है। अरे फोन छोड़, रोटी दे, मुझे भूख लग रही है। जब देखो फोन पे ही लगी रहती है। अम्मा, अम्मा मुझे नौकरी मिल गई। अरे चूल्हे में जाए तेरी नौकरी, मैं यहाँ भूखा मर रही हूँ और तुझे नौकरी की पड़ी है ताकि मुझसे पीछा छूटे। कब भूखो मरती हो तुम? जब जो बोलती हो तब वो मिलता है। और भैया शहर में नौकरी करते हैं, उनको तो ना बोलती तुम ये सब। अरे तेरा भाई फोन करे ना करे, महीने के महीने पैसे भेजता है कि नहीं? हाँ पता है कितना पैसा देता है। अगर मैं इधर उधर करके पैसों का जुगाड़ ना करूँ ना तो 2 वक्त की रोटी ना नसीब होगी। और हाँ, तुम्हें उनके भेजे 5,000 रुपए दिखते हैं, हमारे किए 50,000 काम ना दिखते। हाँ 50,000 काम ना करने पड़े तुझे, तभी शहर भाग रही है ना तू, ताकि मुझसे पीछा छूटे। इतनी अच्छी किस्मत कहाँ मेरी कि तुमसे पीछा छूटेगा। यही रह के नौकरी करना है। ज्यादा मत बोल, ला रोटी दे दे, भूख लग रही है। लो। या तो जली रोटी मिलेगी या कच्ची। अच्छी रोटी देखे तो जमाना बीत गया। मेरी बेटी को गायब हुए, आप लोग उसे ढूंढ क्यों नहीं रहे हैं? पता किया तुम्हारा और तुम्हारी बेटी के बारे में। जीना हराम क्या हुआ था तूने उसका, और तुम्हें छोड़ के चली गई होगी कहीं वो। चल यार। नहीं साहब नहीं, वो मैं बीमार रहती हूँ ना, इसलिए चिक चिक करती रहती हूँ। मेरी भी तो जानती है, वो मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। आप उसे ढूंढिए, उसे ढूंढ दीजिए साहब, उसे ढूंढ दीजिए। प्लीज मत करो, प्लीज मत करो, मैं नहीं कर सकती ये सब। प्लीज प्लीज मत करो मुझसे ये सब। अमृता, अमृता,
शिखा, शिखा, बेटा ब्रेकफास्ट कर लो। रात में भी तुमने कुछ नहीं खाया था। शिखा, ये लड़की भी ना क्या करती है। मैडम वी आर वेरी सॉरी। आपने आखिरी बार कब देखा था शिखा को? रात को कमरे में जाने से पहले उसे कुछ काम करना था और उसने खाना भी नहीं खाया था। जब सुबह ब्रेकफास्ट लेकर उसके कमरे में गए तो शिखा परेशान थी किसी वजह से? कोई परेशानी नहीं थी, और अगर होती भी तो मेरी बच्ची इतनी कमजोर नहीं थी कि वो सुसाइड करती। शिखा, सर ऐसे केसेस में हर माँ बाप यही कहता है कि उसका बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता। इस केस में भी सारे साइन इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि माँ बाप भी क्या करें सिंह, बच्चे जो बताते हैं, जो दिखाते हैं, माँ बाप उतना ही जानते हैं। बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है माँ बाप से ज्यादा तो बच्चों के दोस्त और रिश्तेदार ज्यादा जानते हैं। आप सही कह रहे हैं सर। जब तक शिखा की माँ बात करने की पोजीशन में आती है, मैं आसपास के लोगों से शिखा के बारे में पता करने की कोशिश करता हूँ। सर शिखा ने कुछ भी नहीं बताया हमें, लेकिन मुझे लगता है कि वो तरुण की वजह से परेशान थी। कौन तरुण? शिखा का बॉयफ्रेंड सर। पता नहीं शिखा ने क्या देखा उसमें, जब देखो उसकी वजह से परेशान ही रहती थी बस। सर मेरी वजह से परेशान नहीं रहती थी शिखा, उल्टा मैं उससे बोल रहा था कि जॉब छोड़ दे। जॉब छोड़ दे? क्यों? वो ना बहुत प्रेशर था उस पर जॉब का, और डिप्रेस भी रहने लग गई थी बहुत। ऐसा क्या प्रेशर था जॉब का? सर मैंने भी उसको यही पूछा, पर उसने कुछ बताया नहीं। उल्टा ना झगड़ा करने लगती थी सर वो। फ्रेंड कह रहा है बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान थी शिखा, बॉयफ्रेंड कह रहा है जॉब की वजह से परेशान थी। समझ में नहीं आ रहा है ये 1 महीने में जॉब का ऐसा कौन सा प्रेशर आ गया था जिसकी वजह से शिखा को सुसाइड करना पड़ा। सर अब ये जॉब का प्रेशर था जहाँ बॉयफ्रेंड का, ये तो तभी पता चल सकता था अगर शिखा कोई सुसाइड नोट छोड़कर जाती। अब वो तो उसने छोड़ा नहीं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये जरूर क्लियर है कि शिखा ने सुसाइड ही किया है। सिंह, ये शिखा कहाँ जॉब करती थी, क्या जॉब करती थी, इस बारे में पता करो। और हाँ, उसकी फैमिली से भी पता करते रहो। लव अफेयर था, हो सकता है फैमिली का कोई इंटरनल मैटर ही हो और फैमिली हमें दूसरी डायरेक्शन में घुमा रही हो। जी सर। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नौकरी है, पर मीतू तुम्हारी बहन है। वो गायब है बेटा, तुम नहीं आकर देखोगे तो कौन देखेगा। मता नहीं आना ना तूने, मता। मैं अपनी मीतू को खुद ही ढूंढ लूंगी। मत आओ तुम करो अपनी नौकरी, मत आओ। आप ठीक तो हो ना? क्यों? मुझे क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं हो। आपके कितने भी दोस्त घर पे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो शेखर, आपको पता है ना कि मेरे को पसंद नहीं है, तो अब क्यों मिलती हो उससे?
मुझे अच्छा लगता है इसलिए मिलती हूँ। लेकिन अमृता। विवेक, तुम्हें ऑफिस जाने की देर हो रही है ना, जाओ ऑफिस जाओ, ये फालतू की बातों में मत पड़ो। मैं कोई बच्ची नहीं हूं कि तुम मेरी टेंशन लोगे। अगर मैं तुम्हें संभाल सकती हूँ ना तो मैं शेखर को भी संभाल सकती हूँ। और हाँ, रात को देर तक जगा मत करो मेरे लिए, सो जाया करो। तुमने फोन नहीं किया अमृता को? सर किया था पर फोन ऑफ जा रहा था उसका। तुमने कहा था कि वो रात 11 बजे तक घर आ जाती। काम क्या करती है वो? मैंने पूछा तुम्हारी बहन काम क्या करती है? सर वो कुछ काम नहीं करती, उसके कुछ दोस्त हैं, उसी से सर उसका खर्चा चलता है। दोस्त मतलब बॉयफ्रेंड्स? तो ये जो तुम्हारी बहन के बॉयफ्रेंड्स है, ये तुम्हारी बहन का और तुम्हारा दोनों का खर्चा उठाते हैं? नहीं सर, सर मैं TSA कंपनी में काम करता हूँ, मेरी सैलरी भी आती है सर। तुम्हारी बहन मैरिड है? नहीं सर। तो डिवोर्स ही? ऐसा भी नहीं है सर। तो फिर तुम्हारा सरनेम शर्मा और उसका सरनेम चौधरी, ऐसे कैसे? सर एक्चुअली अमृता और मैं रियल भाई बहन नहीं है सर, हम ऑर्फनेज में साथ पले बड़े हैं। मैं जैसे ही 18 साल का हुआ तो अमृता ने मेरे को शिफ्टिंग में हेल्प करी, पढ़ाया लिखाया, और तब से सर हम भाई बहन की तरह रहते हैं बस। फिर तुम्हारी बहन के जो दोस्त हैं, इनका नाम क्या है? हो सकता है कि उनमें से किसी के साथ हो। सर रिस्पेक्ट की वजह से मैंने कभी उसके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं किया, तो कुछ कह नहीं सकता सर। सर प्लीज अमृता को ढूंढ लो सर। सर मेरा सर उसके अलावा कोई भी नहीं है सर इस दुनिया में सर। घबराओ मत, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। अमृता का फोन नंबर लो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लास्ट लोकेशन निकालो, पता चल जाएगा किसके साथ थी, किससे बात किया करती थी। सर इस कूलियो ऐप के लिए काम करती थी शिखा। क्या काम करती है ये कूलियो ऐप? सर वही पता करने के लिए डाउनलोड किया था। इसे ओपन करते ही ये साइन इन की ऑप्शन मांगता है, और जब हम साइन इन करते हैं तो ये देखिए ये एरर दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन फिर भी हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये ऐप क्या काम करती थी। इंटरनेट पर तो कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है इस ऐप के बारे में। एक काम करते हैं शिखा की फैमिली से बात करके देखते हैं, क्या पता उन्हें पता हो इस ऐप के जरिए शिखा क्या काम करती थी या फिर ये ऐप क्या काम करती है। एक बार अगर शिखा की कंप्यूटर से एक्सेस हमें मिल गई तो शायद हमें इस ऐप पे लॉगिन करने में आसानी हो। आओ मेरे साथ। सर हमें नहीं मालूम था कि शिखा कूलियो ऐप के लिए काम करती है। उसने बस इतना ही बताया था कि इस ऐप के जरिए उसे नौकरी मिली है किसी सोशल फर्म में। कमाल की बात, आपकी बेटी किसके लिए क्या काम कर रही है आप ही को नहीं पता? आपको तो अवेयर रहना चाहिए, ऑनलाइन इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल। न्यूज़ तो देखती होंगी ना आप? सर जब से उसे नौकरी मिली थी वो इतनी बिजी हो गई थी कि कोई बात ही नहीं हो पाती थी, तो कैसे पता चलता? सर इस कूलियो ऐप की कोई भी हिस्ट्री नहीं है शिखा के कंप्यूटर में, ना ही बैकअप में है ना ही ट्रैश में। ऐसा कैसे हो सकता है सिंह? कूलियो ऐप के थ्रू ही तो शिखा को जॉब मिली थी और इस पीसी के थ्रू ही वो काम किया करती थी। ऐप की हिस्ट्री कैसे गायब हो सकती है? सर मे भी किसी ने डिलीट कर दी हो। सर मैंने कभी उसका पीसी छेड़ा ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कैसे डिलीट हो गई। सिंह इस कूलियो ऐप की पूरी हिस्ट्री निकालो, कहाँ से ये ऑपरेट होती है, कौन इसे ऑपरेट करता है, कौन सी कंपनी में किस तरह की जॉब ऑफर करते हैं, सब कुछ इसके बारे में पता करो। शिखा के लैपटॉप से ऐप की हिस्ट्री गायब होना कोई मामूली बात नहीं है। जरूर इन सब के पीछे कोई टेक्निकल आदमी है जो ट्रेसेस मिटा रहा है। एक तो रात भर जुगनू की तरह इस मरे कंप्यूटर पे लगी रहती है, नींद खराब करके रखी हुई है मेरी, सोने भी नहीं देती। पता नहीं कहाँ से लेके आई है ये मरा कंप्यूटर, सोऊं भी तो कैसे?
जैसा मैं कहूँगा वैसा करो, वरना इन फोटोज के पोस्टर बनाकर तुम्हारे मोहल्ले में बनवा दूंगा। सर मेरी अपनी जिंदगी है, अमृता के साथ नाम जोड़कर क्यों बदनाम कर रहे हैं मुझे? सर अमृता के लिए मैं टाइम पास था और वो मेरे लिए टाइम पास थी। हम दोनों के बीच में कुछ सीरियस नहीं था, तो मेरा कुछ लेना देना है ही नहीं उसके गायब होने से सर। अच्छा तो तुम अकेले रहते हो, मतलब कोई गवाह नहीं होगा कि तुम रात भर घर पे थे? तो उससे क्या हुआ? अब अकेला रहता हूँ तो रहता हूँ, क्या करूँ? कल रात तुम मिले थे अमृता से? नहीं, मगर हम मिलने वाले थे कॉफ़ी हाउस में। मैं गया भी था वहाँ पर, मगर वो वहाँ आई नहीं। मैंने आधा घंटा वेट किया और चला गया वहाँ से। अमृता के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक कल रात वो कॉफ़ी हाउस गई थी। सच कह रहे हो ना कि नहीं मिले थे? कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? मैंने बोला ना मैं अमृता से नहीं मिला। इतनी ऐटन मत दिखा, अपनी जबान और आवाज़ को काबू में रख। हम बेकाबू हो गए ना, बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। वैसे बर्दाश्त तो नहीं होता होगा ना अमृता को दूसरे मर्दों के साथ देखना? मुझसे क्या बर्दाश्त होता था वो छोड़ो, अमृता के उस मुंह बोले भाई से पूछो, क्या उसे बर्दाश्त होता था? क्या मतलब? भाई बनकर जमाई बनना चाहता था वो विवेक। रोज देखता था नए नए लड़कों के साथ उसको। आप ही बताइए कौन सा ऐसा भाई है जो अपनी ही बहन को ऐसी नजरों से देखता है? क्या बकवास है सर ये सब? सर दीदी को शेखर से मिलने के लिए मैंने मना किया था क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है, और ये बात शेखर भी जानता है, इसलिए वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है आप लोगों से मेरे बारे में। कौन किसके बारे में क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है ये पता लगाना हमारा काम, और वो हम पता लगा कर रहेंगे, चाहे वो तुमसे पता चले या शेखर से पता चले या फिर उस अनाथ आश्रम से पता चले जहाँ पे अमृता ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। सर अनाथ आश्रम, वहाँ से क्या पता चलेगा सर आपको? क्यों, कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, पर अनाथ आश्रम छोड़ के काफ़ी टाइम हो चुका है और दीदी को तो मुझसे भी ज़्यादा, तो वहाँ से क्या ही पता चलेगा सर आपको? उसकी टेंशन तुम मत लो, वो हम देखेंगे कि हमें क्या पता चलता है। तुम बस एड्रेस। सर मैं तो 2 साल पहले यहाँ पे आया हूँ और अमृता विवेक तो पहले ही जा चुके हैं, उनके बारे में मुझे नहीं पता। तो आपसे पहले जो यहाँ वार्डन थे शायद उन्हें पता होगा, वो कहाँ है आजकल? रघुनाथ जी, उनकी जगह पे मैं आया हूँ, ना ही उनका नंबर है मेरे पास, ना ही पता है मेरे पास। ठीक है, थैंक यू। ये जो पुराने वार्डन थे रघुनाथ, उन्हें ढूंढना पड़ेगा, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। तेजिंदर तुम सभी हॉस्पिटल्स और मॉल्स को चेक करो, हो सकता है अमृता के साथ कोई हादसा हो। फिक्स। हेलो, ठीक है। अमृता की मोबाइल की लास्ट लोकेशन तालाब के पास की, उस एरिया को अच्छे से स्कैन करो। ठीक है सर। सर ये कूलियो ऐप क्लासिकल केस है करंट सोशल मीडिया हैकिंग ट्रेंड का, जिसमें हैकर्स अपने टारगेट को लार्ज यूज़र बेस वाली वेबसाइट्स के ज़रिए अटैक करते हैं, क्योंकि ये सारी लार्ज यूज़र बेस वाली वेबसाइट्स लिंक्स के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, और ये लिंक इंटरनेट की दुनिया में एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने की रास्ते की तरह काम करता है। इन लिंक्स का यूज़ सबसे ज़्यादा MNC कंपनीज करती हैं, क्योंकि एक ही क्रेडेंशियल यूज़ करके लिंक्स के ज़रिए किसी भी वेबसाइट पर सर्व किया जा सकता है। जैसे आप अपने ईमेल के क्रेडेंशियल यूज़ करके किसी भी साइट से किसी भी साइट पर ईजिली लॉग इन कर सकते हैं। आजकल होने वाली ज़्यादातर हैकिंग्स इन्हीं सब सोशल प्लेटफॉर्म्स पे की जाती हैं। इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग किस्म के फर्जी वेबसाइट के लिंक्स डाले जाते हैं। इस पे अलग अलग ऑफर्स होते हैं, जैसे सेल का, शादी का, नौकरी का। यूज़र की जैसी ज़रूरत होती है वो उसके हिसाब से उस पर क्लिक करते हैं। और यूज़र के इन लिंक्स पर क्लिक करते ही हैकर के पास उसके सिंगल लॉगिन क्रेडेंशियल्स पहुंच जाते हैं, जिसके ज़रिए हैकर यूज़र के प्राइवेट कंटेंट जो उसके क्लाउड में, फ़ोन में, कहीं भी हो सकता है। जब ये सारी इंफॉर्मेशन हैकर के हाथ लगती है तो वो ईजिली यूज़र को ब्लैकमेल कर सकता है। कई बार ऐसे फर्जी लिंक्स मेल भी किए जाते हैं जिन पे क्लिक करते ही यूज़र का सारा लैपटॉप हैक हो जाता है। इसमें उसका कैमरा, हार्ड ड्राइव, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कुछ भी हो सकता है। इस हैकिंग को मालवेयर या फिशिंग कहते हैं। फिशिंग यानी जैसे मछली को दाना डाल के फंसाया जाता है वैसे? जी सर। सिंह, आजकल ब्लैकमेलिंग के तरीके कितने एडवांस हो गए हैं। खैर, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इस ऐप के बारे में जानना। अतुल, क्या तुम पता लगा सकते हो ये ऐप कहाँ से कंट्रोल हो रही है
या कहाँ से कोई ऑपरेट कर रहा है, कौन इसे ऑपरेट कर रहा है? जी सर बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इसके सिक्योरिटी कोड्स को ब्रेक करना होगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये काफ़ी लेयर्ड ऐप है। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास है, तो समय जितना ज़्यादा लगेगा नुकसान उतना ही ज़्यादा होगा। कोई तो है जो इस कूलियो ऐप के जरिए कोई बहुत बड़ा रैकेट चला रहा है। एक बच्ची पहले ही सुसाइड कर चुकी है और न जाने कितनी बच्चियां इस रैकेट के जाल में फंसी हुई होंगी। सर मेरी तरफ से मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी इस ऐप को ब्रेक करने की, बट वी नीड सम टाइम। ओके। मीतू 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 बेटा क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो बेटा? कुछ नहीं माँ, नहीं जॉब है ना तो उसी का स्ट्रेस है। अरे बेटा ऐसी कैसी नौकरी है ये कि तू इतना रो रही है? तू छोड़ दे ये नौकरी। नहीं छोड़ सकती माँ, प्रॉब्लम आ जाती। क्लाइंट वेट कर रहा है और तू नाटक कर रही है। चुपचाप मजे कर और करने दे, पैसा देंगे ना तुझे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे, और तुम जो चाहते हो वो मैं कभी नहीं करूंगी। देख मैंने सारे पैसे एडवांस में दिए हैं, तो अब बातें मत बना। मेरा माल किधर है ये बता, और अगर नहीं दे सकता तो मेरे पैसे वापस कर। पैसा तो वापस करने की पॉलिसी नहीं है हमारी, लेकिन दूसरे माल में से देख लो, जो आपको सही लगे भिजवा देता हूँ। माल तो मुझे वही चाहिए, और अगर नहीं दे सकता ना तो मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो तेरी पोल पट्टी खोल दूंगा मैं। हम दोनों ही जानते हैं कि तू कुछ कर नहीं सकता मेरा, तो ये नाटक क्यों कर रहा है? अगर दूसरा माल लेना है तो बता, वरना अपने पैसे भूल जा। बड़े को अस्पताल भेजो, फिर इसके भाई विवेक को बुलाओ शिनाख्त के लिए। जी सर। दीदी 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 बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हाँ सर, इस ऐप के कोड्स को ब्रेक कर लिया है हमने। प्रोबेबली इस ऐप के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये कुछ क्लिप्स हैं उन लड़कियों के, और ये रहा इस ऐप का इंटरफेस। पर सर हम अभी तक इसके ओरिजिन तक पहुंच नहीं पाए। सर पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस ऐप को इंडिया से ऑपरेट किया ही नहीं जा रहा, क्योंकि जैसे ही हम इसके ओरिजिन तक पहुंचने वाले ही होते हैं, आईपी एड्रेस या वीपीएन बदल जाता है, जिसकी वजह से हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ती है इस ऐप को ट्रेस करने की। यानी कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये लोग दौड़ में हमसे आगे हैं? सर शायद हमसे भी कई ज्यादा आगे हैं। और पॉर्न साइट्स का क्या? उसमें मैंने कई लाइव वीडियोस देखे हैं, कुछ अपकमिंग वीडियोस भी हैं, उसे भी ट्रेस नहीं कर सकते? सर एक्चुअली डिपार्टमेंट अभी तक साइबर क्राइम को ट्रेस करने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड ही नहीं है, इसीलिए हमें फ्रीलांसर हैकर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। सर हो जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा टाइम चाहिए। अतुल टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। कितनी बार बोल चुका हूं मैं, न जाने कितनी बच्चियां इसमें शिकार हो रही हैं, फंसी पड़ी हैं, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सर एनीवेज जल्दी। जी सर। आओ सुन। पुलिस का कहना था कि इन मामलों में पर्दे पर जो दिख रहा था, पर्दे के पीछे उससे कहीं ज्यादा चीजें चल रही थी। ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग के ना जाने कितने और विक्टिम थे, जिनको बचाने के लिए पुलिस के पास वक्त बहुत कम था। शायद शिखा भी इसी रैकेट का शिकार हुई थी, मगर मीतू, उसको तो ब्लैकमेल नहीं किया गया था, बल्कि उसे बंधक बनाकर रखा गया था। तो क्या पुलिस
उसे समय पर बचा पाएगी? अमृता की मौत की वजह ये ब्लैकमेलिंग का रैकेट था या कुछ और? पुलिस के पास सवालों के जवाब ढूंढने के जो रास्ते थे वो बहुत कम थे और तेजी के साथ बंद भी हो रहे थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमृता के सिर पे पहले शायद पीछे से वार किया गया था और फिर गुस्से से कई बार वार किया गया है। इसकी वजह से उसकी मौत हुई और फिर उसकी बॉडी को खींचकर पानी में डंप कर दिया। तेजिंदर, ये मर्डर जिसने भी किया है वो अमृता के डेली रूटीन से अच्छी तरह से वाकिफ था। उसे पता था कि वो कब और कहाँ से जाएगी, क्योंकि जिस तरह से अमृता पे हमला हुआ था ये किसी लंबे चौड़े आदमी का काम है। अच्छा हाँ, वो जो अनाथ आश्रम का वार्डन था रघुनाथ, उसका कुछ पता चला? उसका मिलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें अमृता के पास्ट के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। पुलिस पीछे है तो पीछे ही रहेगी, कभी तुम तक नहीं पहुंचेगी। जितना कहा उतना करो। ये जिंदा लड़की हमारी मौत का कारण बन सकती है, इसे ठिकाने लगाओ जल्दी से जल्दी। अरे हेलो सर, हमारे पास 100 IP एड्रेस और लगभग 200 नाम है जो इस रैकेट के विक्टिम्स हो सकते हैं। बाकी की ट्रैकिंग भी चल रही है। शिखा, शिखा भी इस रैकेट का शिकार थी। सिंह, शिखा की मदर से बात करनी पड़ेगी। अतुल जी, अपनी पूरी टीम लगा दो बाकी के नामों के बारे में पता लगाने के लिए और जल्द से जल्द सारे विक्टिम्स का पता लगवाओ। जी सर। आओ सर। मेरी बेटी इतना गंदा काम कर रही थी। रति जी, आप गलत समझ रही हैं। शिखा ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी। वो बेचारी तो खुद ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग करने वाले रैकेट का शिकार थी जो उसे ये सब जबरदस्ती करवा रहा था। पर उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। कम से कम एक बार बताती तो सही। नहीं बता पाई इसलिए तो उसने सुसाइड कर लिया ताकि इन सब झमेलों से उसे छुटकारा मिल सके। रति जी, लड़कियों की इसी झिझक का ये क्रिमिनल्स फायदा उठाते हैं, लेकिन आप भरोसा रखिए शिखा को न्याय जरूर मिलेगा। सर, साइबर सेल टीम ने IP एड्रेस के थ्रू कुछ विक्टिम्स का पता लगाया, लेकिन उनमें से कोई भी खुलकर सामने आने के लिए तैयार नहीं है। उनमें से एक विक्टिम मीतू, वो तो पास वाले शहर से ही है। जब उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो पिछले कुछ दिनों से अपने घर से गायब है। गायब है? सिंह, कहीं मीतू को गायब होना और इस रैकेट का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है? मुझे तो लगता है सिंह, मीतू की जान को खतरा है। एक काम करो, इस मीतू को तुम पर्सनली ट्रैक करो। जी सर। सर, लड़की की माँ की मौत परसों ही हुई है। बेटा मुंबई में रहता है, आया, अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और वापस चला गया। और तो और लड़के ने अपनी बहन के गायब होने के बारे में भी कोई बात नहीं की। अरे झूठ बोलता है। लता दीदी ने बताया ही अपनी मीतू के बारे में, पर इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इससे दुख कारण दीदी मर गई। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपनी तरफ से पूरा पता किया सर। माँ और बेटी में बनती नहीं थी सर, और वो घर छोड़ के चली गई जैसे उसका भाई गया था सर। तो फिर ये कहानियां क्या सुना रहे हो कि तुम्हें लड़की के गायब होने के बारे में कुछ पता नहीं था? लड़की को आखिरी बार कहां और किसने देखा था? कुछ पता किया या नहीं किया? सर, जहाँ तक हमें पता चला है उसके हिसाब से लड़की की माँ का कहना है कि लड़की घर से दवाई लेने गई थी और शायद उसी किसी के साथ मिलना भी था काम के सिलसिले में। मीतू के कॉल रिकॉर्ड्स, किससे मिल रही थी, किससे मिलने गई थी काम के सिलसिले में, उसके एक एक कदम की जानकारी चाहिए मुझे। आपको अंदाजा नहीं है आप तक पहुंचने में हमें कितनी मुश्किल हुई है। इतने सालों तक अनाथ आश्रम में बच्चों की देखभाल करते करते थक गया था मैं। बस थोड़ा आराम चाहिए था सर। जब आप अनाथ आश्रम में थे तब वहां अमृता और विवेक नाम के 2 बच्चे थे, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ,
मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है दोनों। लेकिन अमृता विवेक से बहुत पहले अनाथ आश्रम छोड़कर चली गई थी, क्योंकि वो बड़ी, और अनाथ आश्रम छोड़ने के बाद भी वो विवेक से हर हफ्ते मिलने आती थी। क्या कर रहे हो ये? अमृता, पागल हो गए हो क्या? भाई बहन जैसे। भाई बहन जैसे हैं, है तो नहीं ना? विवेक को इस बात का पता नहीं था। क्या नहीं पता था? यही कि उनका रिश्ता भाई बहन का नहीं था, कुछ और ही था। हाँ सर, अमृता मेरी माँ थी। तब तक अमृता ने मुझे बताया नहीं था कि वो जब 13 साल की थी जब उसका बलात्कार हुआ था, और उस बलात्कार से जो पैदा हुआ बच्चा था वो मैं था। मतलब ये सब तुम पहले से जानते थे? अमृता नहीं चाहती थी किसी को भी ये बात पता चले। उसके मरने के बाद इसलिए मैं चुप रहा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे को आपको ये पहले ही बता देना चाहिए था। सही कहा तुमने। हमसे ये बातें छुपा के तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हमारी इन्वेस्टिगेशन को भटकाया है। पूरे घर का हर एक कोना चेक करो, देखते हैं और क्या छुपाया है इसने। सर मेरे घर में क्या मिलेगा आपको? मेरी माँ थी सर वो, मैं क्यों मारूंगा उसको? हमारे पास सर्च वारंट है, बीच में मत आओ। पहले से बहुत झूठ बोल चुके हो तुम। सर क्या ये? सर वो अकेला होता हूँ कभी कभी तो देख लेता हूँ। तेजिंदर। जी सर। ये लो, टेक्निकल टीम के पास भेजो। सर विवेक के लैपटॉप को टेक्निकल टीम ने चेक किया है और पता चला ये पॉन साइट की मामूली पॉन साइट नहीं है। इस पॉन साइट को लेकर दूसरे थाने में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कैसी इन्वेस्टिगेशन? सर कई क्रिमिनल एक्टिविटीज और मिसिंग केसेस जुड़े हैं इस पॉन साइट के साथ। ऑनलाइन पोर्नोग्राफी के लिए ब्लैकमेलिंग का भी डाउट है पुलिस को। कहीं अमृता का केस इस वेबसाइट से कनेक्टेड तो नहीं है? विवेक वो हमें बता सकता है, लेकिन वो बताएगा नहीं क्योंकि वो खुद इस वेबसाइट का यूजर है। सर दूसरे पुलिस स्टेशन चलें, शायद कुछ पता चल जाए। ट्राई करते हैं। वैसे हम अपने सारे विक्टिम्स को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन तुम चाहो तो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे नाम और फाइल इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू सर। आओ अतुल। सर बड़ी मुश्किल हो रही है इस ऐप को ट्रेस करने में। मुश्किल हो रही है, लेकिन तुमने तो कहा था तुम इसे आसानी से हैक कर लोगे। सर कर तो लेते हैं, लेकिन ये हैकर बहुत ही स्मार्ट है। जनरली जब हम इस तरह की साइट्स को हैक करते हैं तो हम उसके आईपी एड्रेस को ट्रेस करते हैं। आईपी एड्रेस मतलब जिस डिवाइस से हैकर ने अपने टारगेट के आईडी पासवर्ड को हैक किया होता है। लेकिन ये हैकर डायनामिक आईपी एड्रेस का यूज कर रहा है, और डायनामिक आईपी एड्रेस को ट्रेस करना लगभग नामुमकिन होता है। ना तो डोमेन का पता चलता है, ना ही होस्टिंग कंट्री का। अतुल हमें मुश्किलें बताने के बजाय इन मुश्किलों से निकलने का रास्ता बताओ। सर मुझे लगता है जैसे ये हैकर्स अपने विक्टिम्स को दाना डालते हैं, फिर उनका सिस्टम हैक करते हैं, हमें भी इन्हें दाना डालना होगा। मतलब? सर मतलब लाइव हैकिंग। हम इस वेबसाइट की लाइव हैकिंग करेंगे जब ये हैकर ग्रुप अपने विक्टिम को टारगेट कर रहा हो। यानी कि जब हैकर दाना चुग रहा हो, रिवर्स फिशिंग यानी? जी सर, कोई और रास्ता भी नहीं है। हम एक फेक विक्टिम को तैयार करेंगे और उम्मीद करनी होगी कि हैकर ग्रुप उसे टारगेट करेगा। एक्सक्यूज मी। हाँ सिंह बोलो। सर मीतू मुसीबत में ये बात तो पक्की है। उसकी कॉल रिकॉर्ड्स और लोगों से बात करके उसकी लोकेशन को ट्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग उसकी कॉल लोकेशन पर ही हैं। आगे देखो जाके। को कहीं देखा? सर देखा था, कुछ लोग उसे उठा के ले गए। रुको, थोड़ा पीछे लो, जूम करना है। सर जिस गाड़ी से मीतू को किडनैप किया था उस गाड़ी का पता चल चुका है। वो गाड़ी जग्गू सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। वो हमारे थाने का हिस्ट्री शीटर है। इस जग्गू सिंह को जल्द से जल्द ढूंढो, सारे खबरियों को काम पे लगा दो जल्दी। तब तक मैं राजू सर से बात करता हूँ। ठीक है सर।
साहब मुझे नहीं पता इन सब के पीछे कौन है। मुझे मारने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, भले ही थोड़ी देर लगेगी, मिलेगा जरूर। बता। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ कॉल आती थी और मुझे जैसा बोलते थे मैं वैसे ही करता था, सिर्फ पैसों के लिए। किस नंबर से कॉल आती थी तुझे? कौन है वो? सीधी तरह से बता। नंबर से नहीं सर, इंटरनेट से कॉल आती थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि उस तरफ कौन होता था। हाँ लेकिन पैसे बरोबर मिलते थे साहब। सिंह, इसकी अच्छी तरह से धुलाई करो। नाबालिग बच्ची से रेप करने का, टॉर्चर करने का चार्ज लगाओ उस पर। अब यही इसकी कमाई है, तोड़ेगा जिंदगी भर जेल की रोटियां। सर लगता नहीं है कि जग्गू को कुछ पता है, वरना इतनी मार खाने के बाद तो गूंगे भी बोल देते हैं। नवनी तैयार हो? जी सर। गुड। हाँ तुम? बस सर हो गया। नवनी के नाम से फेक प्रोफाइल बन चुका है। फोटोज और बाकी एक्टिविटीज भी बैकडेट से डाल दी हैं ताकि हैकर को डाउट ना हो कि ये फेक प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल से फॉर्म भरते ही जाल बेच जाएगा। बस एक बार हैकर ने इस प्रोफाइल पे क्लिक की, हम अपने सिस्टम से उसे ट्रेस कर लेंगे। ग्रेट जॉब नवनी। जी सर। लग जाओ काम पे। जी। वर्मा, मैं सोच रहा हूँ तब तक हम मीतू से मिल लेते हैं, शायद उसे कोई क्लू मिले। मीतू, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ सर। देखो मीतू, हम जानते हैं तुम बहुत बहादुर हो, तुमने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी, आखिर तक तुम लड़ी हो। हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सर, मुझे मेरी माँ के पास पहुँचना था, पर देखो ना सर, मैं पहुँच नहीं पाई। देखो मीतू, हम जानते हैं इस वक्त तुम्हारी क्या हालत है, लेकिन फिर भी हमारे लिए जानना जरूरी है। शुरुआत से हमें बताओ, ये सब कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी जानती हो सब बताओ। सेम मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल मीतू को जाल में फंसाने के लिए किया गया, लेकिन उससे भी हमें जग्गू के नाम के अलावा कुछ नहीं मिला। अतुल, 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक हैकर ने किसी भी तरह का इंटरेस्ट शो नहीं किया। अब बस आखिरी उम्मीद यही है हमारे पास। सर हम तो पूरी नजर रख रहे हैं, लेकिन क्या करें, अभी तक हैकर ने कोई रिस्पॉन्स किया ही नहीं। नवनी। जी सर। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। हैकर को अपनी डेस्परेशन शो करनी होगी जॉब के लिए। मसलन जैसे तुम्हें जॉब की सख्त जरूरत है, तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। कुछ मिला? नहीं सर, अभी नहीं। सर हैकर ने दाना चुग लिया। सर हैकर नावनी की डिफरेंट प्रोफाइल्स को चेकआउट कर रहा है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो सिस्टम के माइक्स को हैक करने की कोशिश करेगा। हमें साइलेंट रहना होगा।
सेंडिंग। कुछ दूर आगे राइट पे एक लेन होगा, वहाँ पे राइट लेना है। देख, अगर मैं 3rd डिग्री का इस्तेमाल करूंगा ना तो बहुत दर्द झेलना पड़ेगा तुझे। क्यों दर्द झेलना चाहता है? सीधी तरह से बता ना, क्या कर रहा था, क्यों किया ये सब, बोल। इन लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, मौज मस्ती करनी है, पैसा चाहिए बस। ये सारी लड़कियां मेरी माँ की तरह हैं, पैसे से मतलब है बस। मेरी माँ ने पहले मुझे बहुत अच्छे से रिझाया, और जब मुझे उससे प्यार होने लगा तो कहते हैं कि वो मेरी माँ है। चल मान ले, अगर अमृता ने कुछ गलत किया भी था तो उसका बदला उन मासूम बच्चियों से लिया, ये रेप रैकेट चलाकर। विवेक, तूने ही अपनी माँ को मारा है ना? वो एक आवारा औरत थी, मैंने कभी उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया। बस एक वो शेखर, उसे मिलने के लिए मना किया क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं था। मेरे को डर लगता था, तो फिर तो उसने मेरी नहीं सुनी। उस दिन वो उससे मिलने जा रही थी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं उसके पीछे गया और पहले बोल देती कि वो मेरी माँ है, मैं नहीं करता प्यार। लेकिन उसकी हरकतें माँ वाली नहीं थी, एक धंधे वाली जैसी थी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। शर्म आनी चाहिए थी। अमृता ने तुझे पढ़ाया लिखाया और उसी पढ़ाई लिखाई से तू हैवान बन गया। अमृता के साथ साथ मासूम बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सिंह, पता करो इससे, इस रैकेट में इसके साथ साथ और कौन कौन लोग शामिल थे। अमृता के अनुसार विवेक बलात्कार से पैदा हुआ बच्चा था, मगर इसमें विवेक की कोई गलती नहीं थी। अमृता को विवेक से सच छिपाना ही नहीं चाहिए था, मगर अनाथ ना होते हुए भी विवेक अनाथालय में पला बढ़ा। एक असामान्य बचपन और अपनी मां अमृता के बर्ताव ने औरतों के प्रति विवेक की सोच को जहर में बदल दिया था। अमृता ने विवेक की अपराधी प्रवृत्ति को जन्म दिया था, मगर उसके बाकी के विक्टिम्स की चुप्पी ने विवेक को मौका दिया। अगर एक लड़की भी वक्त से पुलिस के पास पहुंच गई होती तो विवेक 850 से ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार नहीं बना पाता। इन 850 लड़कियों में से आज भी कई लड़कियां इज्जत और समाज के डर के कारण सामने नहीं आना चाहती। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 वर्षों में साइबर क्राइम 600% तक बढ़े हैं। इसलिए हमें ऑनलाइन कुछ भी करने से पहले सतर्क रहने की जरूरत है। ऑनलाइन हैकिंग के बारे में जागरूक रहें, खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को अपराध से बचाएं। अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।